Hello everyone, myself Dr. Sunil Chaudhary and you are watching my YouTube channel Concept and Fact of Life Sciences. In this video, we are going to discuss about the recent notification released by NTA for joint CSIR UGC NET examination December 2025. We will discuss about the important dates regarding this examination and also about the pattern and scheme of the examination. Now, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 25 सितंबर 2025 थी और लास्ट डेट जो है वो है 24 अक्टूबर 2025। जो ट्रांजैक्शन है फी का वो आप 25 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हैं। जो फी स्ट्रक्चर है जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपीज, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600 रुपीज और एससी एसटी एंड अदर कैटेगरीज के लिए ये है 325 रुपीज। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अगर कोई पर्टिकुलर्स आपने गलत भर दिए हैं तो उनमें करेक्शन के लिए आपको एक टाइमलाइन दी हुई है, वो है 27 अक्टूबर 2025 से 29 अक्टूबर 2025 तक। इसके अलावा जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे अपन सीबीटी भी कहते हैं। और जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 180 मिनट्स का और जो एग्जामिनेशन डेट अपनी रहने वाली है वो है 18 दिसंबर 2025। जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जा सकता है। टाइमिंग जो शिफ्ट की रहेगी वो रहेगी सुबह 9 से 12 बजे तक शिफ्ट 1 के लिए और 3 से 6 बजे तक शिफ्ट 2 के लिए। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है और अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है तो डिपेंडिंग अपॉन द टफनेस ऑफ क्वेश्चन पेपर एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, जिसके बाद में ही आपका जो रिजल्ट है या आपकी जो रैंक्स है वो रिलीज की जाती है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं। रिजल्ट के लिए भी आप इस साइट को यूज कर सकते हैं। जो एनटीए ने या सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में डिफरेंट कैटेगरीज डिटरमाइन की गई हैं एलिजिबिलिटीज के लिए, तो उसके अंदर 3 कैटेगरीज यहाँ पे डिटरमाइन है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अगर आप कैटेगरी 1 के लिए सेलेक्ट होते हैं तो इसमें जेआरएफ प्लस एलएस, जिसे लेक्चरशिप बोलते हैं अपन, तो उस कंडीशन में आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे, साथ ही साथ आप पीएचडी एडमिशंस के साथ लिए भी एलिजिबल रहेंगे। अगर आप कैटेगरी 2 में सेलेक्ट होते हैं, जिसे लेक्चरशिप बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, साथ ही साथ जो पीएचडी एडमिशंस हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। कैटेगरी 3 में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ना तो आपको जेआरएफ मिलेगी, ना ही आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बट आप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस से बच सकते हैं, या यूँ कह दें कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी में आप एडमिशंस ले सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम के अंदर पहले तो क्या होता था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती, चाहे एमपेट हो या एमपीटी हो। उसके बाद में क्या हुआ कि अब जो एडमिशंस यूनिवर्सिटीज ले रही हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर, वो ले रहे हैं थ्रू एनटीए स्कोर। जो आप नेट के अंदर स्कोर करते हैं उसी स्कोर कार्ड के बेस पर आपका एडमिशन होता है पीएचडी के लिए। और ये जो आपका स्कोर कार्ड है ये वैलिड रहता है फॉर 1 ईयर, 1 साल तक आपका इस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो स्टाइपेंड आपको मिलता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं फॉर जेआरएफ,
जो फर्स्ट कैटेगरी थी, अगर आप उसके लिए सेलेक्ट होते हैं तो उस कंडीशन में जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा वो मिलेगा 37,000 पर मंथ। 37,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 years। 2 साल तक आप एज ए JRF वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इस जो स्टाइपेंड पर मंथ है, इसके साथ में आपको 20,000 रुपीज पर एनम कॉन्टीजेंट ग्रांट, कॉन्टीजेंसी आपको दी जाती है। 2 साल के बाद आफ्टर 2 years अगर आपका वर्क सेटिस्फैक्ट्री रहता है तो उस कंडीशन में एक एक्सपर्ट कमिटी, जिसके अंदर आपके गाइड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एक एक्सटर्नल मेंबर होते हैं, ये 3 मेंबर कमेटी ये डिसाइड करती है कि आपका अपग्रेडेशन जो है वो JRF से SRF के लिए यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए या फेलो के लिए किया जाए या नहीं किया जाए। अगर ये कमेटी आपको रेकमेंड करती है एज ए SRF तो जो स्टाइपेंड 37,000 का था वो बढ़ करके हो जाता है 42,000 पर मंथ। और वहीं अगर वो आपको अपग्रेड नहीं करती है कमेटी या रिकमेंड नहीं करती है फॉर SRF, उस कंडीशन में जो रिमेनिंग आपके जो 3 years हैं उसके अंदर भी आपका जो स्टाइपेंड निकल के आता है वो रहता है 37,000। ये बात हुई स्टाइपेंड की। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो JRF के लिए जो एज लिमिट है वो है 30 years एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। मीन्स दिसंबर 2025 में, या यूं कह दें कि 1 दिसंबर 2025 को आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। कुछ कंडीशंस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5 years, यानी कि पहले जो 30 थी, अगर ये कंडीशंस आप मैच करते हैं तो उस कंडीशन में ये एज हो सकती है 35। रिमेनिंग जो 2 कैटेगरी हैं यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD, उसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये रहता है कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। और जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, MCQs यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। किस किस सब्जेक्ट्स में NTA टेस्ट कंडक्ट कराता है, तो ये 5 सब्जेक्ट में कराता है, जिसके अंदर केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस रहती है। इनके सब्जेक्ट कोड अलग अलग होते हैं। ये सब्जेक्ट कोड आपको फॉर्म फिल करते वक्त भी भरने पड़ेंगे। तो जो लाइफ साइंसेस का, जो उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 703। और अगर अपन बात करें पेपर के पैटर्न की, कि पैटर्न क्या रहने वाला है, तो पैटर्न की अगर बात करें तो जो पैटर्न है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस, बी के अंदर 50 क्वेश्चंस और सी के अंदर 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 145। अब इन 145 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 75 क्वेश्चंस। पार्ट ए में से आपको 20 में से अटेम्प्ट करने हैं यानी 15 क्वेश्चंस, बी में 35 और सी में ये नंबर रहने वाला है ओनली 25 क्वेश्चन। यानी पार्ट सी में आपको 75 में से बस 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। वेटेज की बात करें तो पार्ट ए और बी का वेटेज जो है वो 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन है। मीन्स अगर पार्ट ए की बात करें तो ये 15 इंटू 2 30 मार्क्स का, बी की बात करें तो ये 70 मार्क्स का, और पार्ट सी की बात करें तो क्योंकि हर क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स का है तो ये हो जाता है आपके 100 मार्क्स का। तो 100 + 70 + 30 जो टोटल मार्क्स निकल के आते हैं वो रहते हैं 200। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, 25% कहें या 1/4 नेगेटिव मार्किंग कहें। जो पार्ट ए और पार्ट बी में अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो हर गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। साथ ही अगर पार्ट सी के अंदर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स माइनस कर दिया जाएगा। नाउ पार्ट ए बी सी जैसा अपन बात कर चुके हैं, जो पेपर है पार्ट ए बी और सी में डिवाइडेड रहता है। पार्ट ए की अगर बात करें तो जनरली इसके अंदर आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं।
जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग हो गई, ग्राफिकल एनालिसिस हो गया, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस हो गए, सीरीज फॉर्मेशन, पजल्स एक्सेट्रा। इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस इस पार्ट में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस पहले बात कर चुके हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 20 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 क्वेश्चन और इसका वेटेज रहेगा 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स का। पार्ट बी की बात करें अपन, तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट रिलेटेड कन्वेंशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके नेट के जो सिलेबस है, जो CSIR की साइट पे दे रखा है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। उसी सिलेबस में से आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जो होंगे वो 50 होंगे। आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 35 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का वेटेज है 2 मार्क्स का, तो टोटल वेटेज इस पार्ट का हो जाता है 70 मार्क्स का। पार्ट सी की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ये थोड़े से हायर लेवल के होते हैं, या यूं कहते हैं कि इट इज टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ एनालिटिकल नेचर को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस पार्ट से निकल के आते हैं 75। आपको केवल और केवल करने हैं 25। हर क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स, टोटल नंबर 100 मार्क्स। तो इस तरीके से जो पेपर का पैटर्न है वो रहता है लाइफ साइंसेस के लिए CSIR नेट के अंदर। अब बात करें कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या चीजें आपके पास में होनी चाहिए। तो आपके पास में एक बोर्ड यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके मदर्स नेम, आपका नाम, आपके फादर नेम, जो भी क्रेडेंशियल है आपकी, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, वो अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह इसके अंदर चाहिए होगा। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो भी लास्ट सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट रहेगी वो चाहिए होगा। मेलिंग एड्रेस चाहिए, साथ ही साथ आपको परमानेंट एड्रेस भी चाहिए विद पिन कोड। 4 सिटीज जो अपन कह चुके हैं आपको, जो सेंटर है आप यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से 4 पर्टिकुलर सेंटर CBT टेस्ट के लिए आपको चूज करने हैं, तो उसकी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही साथ कोड आपका होना चाहिए सब्जेक्ट का, जैसे अपने लाइफ साइंस के लिए कहा था कि ये 703 है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई हो, जैसे OBC, NCL वगैरह, तो वो यहाँ पे होना चाहिए। रिजल्ट अवेटेड है, आप अगर फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो उस कंडीशन में आपके पास में एक अपीयरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में अगर EWS के, तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईमेल एड्रेस होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे उसकी जो साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए, जबकि जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उसकी जो साइज है वो 10 KB से 50 KB के बीच में रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो ये जो आप एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये कहाँ से भर सकते हैं, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं इस साइट की। यहाँ जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।